तो गाइस स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद गुप्ता की यूट्यूब चैनल पर। और हम डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस की जो पेड क्विज चल रही है उसकी फ्री वीडियोस यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये क्विज पेड है लेकिन इसकी वीडियोस फ्री हैं। तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें वो यहाँ पे डेली इन वीडियोस को देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि सारे एमसीक्यूज आपको पता चलते चल जाएँ। सभी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू उसमें कवर किए जाएंगे जिससे कि सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी आपकी साथ साथ होती रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, वन बाय वन क्वेश्चन देखते चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए इनमें से कौन सी एक महत्वपूर्ण रणनीति है। वन्य जीव अभ्यारण्य बनाना यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना एक अच्छा तरीका है क्या, राष्ट्रीय उद्यान बनाना, वनस्पति उद्यान बनाना, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाना। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाना सबसे अच्छा तरीका है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फोर्थ, इसका आंसर होगा यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व्स। फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज कंसिडर्ड टू बी इन्वायरमेंटल हजार्ड, यानी कि इनमें से कौन सा एक पेड़ ऐसा है जिसको इन्वायरमेंटल हजार्ड यानी कि पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। तो यूकलिप्टिस का पेड़ है, बबूल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, या अमलतस का पेड़ है। तो इसका आंसर है यूकलिप्टिस। यूकलिप्टिस का पेड़ जो है वो खतरनाक माना गया है पर्यावरण के लिए, क्योंकि यूकलिप्टिस का पेड़ जहाँ भी उगता है वो अपने आसपास कुछ और उगने नहीं देता, तो इसलिए ये पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। नेक्स्ट आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मोस्टली कॉज बाय। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये किस चीज़ की वजह से होता है, यानी कि ज़्यादातर किस गैस की वजह से होता है? ओजोन लेयर की वजह से होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। वातावरण में नमी की वजह से भी नहीं होता है। इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से भी नहीं होता है। वातावरण में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके वजह से ये होता है। फिर आता है नेक्स्ट कि एजेंडा 21 कब अपनाया गया था। तो एजेंडा 21 अपनाया गया था जब UNFCCC की पहली मीटिंग हुई थी, रियो डी जेनेरियो समिट जिसको कहा जाता है, अर्थ समिट 1992 में, तब इसको अपनाया गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल में नहीं अपनाया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के समिट पे नहीं है, फर्स्ट अर्थ समिट जब हुआ था तब एजेंडा 21 अपनाया गया था। नेक्स्ट आता है कि इनमें से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो लाती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन नाइट्रोजन अपने आप में ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और हम पाएंगे कि नाइट्रोजन जो है वातावरण में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। फिर नेक्स्ट आता है इनमें से कौन सा एक बेस्ट सोर्स है जिससे कि भारत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हुए, यानी कि सतत विकास के लक्ष्यों को देखते हुए भारत के पास एक सबसे अच्छा तरीका क्या है, अच्छा स्रोत क्या है जिससे कि वो बिजली पैदा कर सकता है? एटॉमिक एनर्जी है क्या, यानी कि परमाणु ऊर्जा है क्या, कोयला है, मिनरल ऑयल एंड गैस है, या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, जल विद्युत है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जल विद्युत यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स के जलाने की वजह से उनका जिस तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका दोहन कर रहे हैं, इस वजह से कौन सी एक ऐसी गैस होगी जिसकी मात्रा एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी? तो आर्गन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ओजोन होगी, या नाइट्रोजन होगी? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जब हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वातावरण में रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रामसार कन्वेंशन जो है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? आर्द्र भूमि वेटलैंड से जुड़ा हुआ है, ड्राईलैंड से जुड़ा हुआ है, फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है, या बायोफ्यूल से जुड़ा हुआ है? तो उसका सही उत्तर है वेटलैंड्स। यानी कि रामसार कन्वेंशन हुआ था, रामसार एक शहर है ईरान का, तो 1971 में 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था रामसार ईरान के अंदर, जहाँ पे एक कन्वेंशन बनाया गया एक कंजर्वेशन के लिए, यानी कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए एक यहाँ पे एक संगठन, एक स्कीम बनाई गई। उसके बाद आता है कि ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी जो है एनिमल की और प्लांट स्पीशीज़ की वो कहाँ मिलती है, यानी कि जानवरों में और पौधों की प्रजातियों की सबसे ज़्यादा विविधता कहाँ पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में पाई जाती है, यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास के जो वन है वहाँ पाई जाएगी क्या? डेजर्ट्स में, सवान्ना में पाई जाती है? टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट यानी कि शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाई जाती है? या ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट यानी कि उष्ण कटिबंधीय नम वन? अब देखिए सबसे ज़्यादा जो विविधता पाई जाती है वो पाई जाएगी इक्वेटर के पास। और इक्वेटर के पास से जैसे जैसे आप ध्रुव की तरफ जाएंगे, चाहे वो उत्तरी ध्रुव की तरफ जाए, नॉर्थ पोल की तरफ जाए, चाहे आप साउथ पोल की तरफ जाएं, वैसे वैसे स्पीशीज़ की जो डाइवर्सिटी है वो कम होती चली जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट यानी कि
भूमध्य रेखीय वन। नेक्स्ट आता है, लास्ट क्वेश्चन है आज के इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का, कि एक फूड चेन के अंदर जो सोलर एनर्जी है वो उसको हम यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स के द्वारा। तो फूड चेन में जो सूरज की रोशनी है पौधों के द्वारा कितने % इस्तेमाल की जाती है। अब देखिए दिन भर में बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी धरती पर पड़ती है, उस इतनी सारी रोशनी में, इतनी सारी ऊर्जा में जो धरती पर पड़ रही है, उसका कितना हिस्सा पौधे इस्तेमाल करते हैं। तो पौधे सिर्फ 1% एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फूड चेन के अंदर जो सोलर एनर्जी यूटिलाइज की जाती है प्लांट्स के द्वारा वो सिर्फ कितनी है, वो सिर्फ 1% है। तो 1% इसका सही जवाब होगा। तो गाइज इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे 11th क्वेश्चन से। तो 10-10 क्वेश्चन की सीरीज बनेगी, छोटी छोटी वीडियोस बनेंगी, जिससे कि आपको MCQ प्रैक्टिस करने में मज़ा आए। कोई भी आपको डाउट आता है, फीडबैक है, सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।